उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा। और अब हम उसके फर्दर कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द मेथड ऑफ ऑपरेशन फॉर MRP1 एंड MRP2 के बारे में। ठीक है, this is a part of the complete series on this topic, so it will be beneficial for you, क्योंकि पूरा सीरीज हो रहा है तो आपको पूरा टॉपिक ही अच्छे से पढ़ने में आ सकता है इस सेशन के थ्रू। सेकेंडली, स्टे होम स्टडी ऑनलाइन, जो सुपर प्रॉफ्स ये पूरा सीरीज कर रहा है, दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। ठीक है, तो सारे प्रोफेसर जो हैं रोज 5:30 to 7:30 अलग अलग सेशंस करते हैं। ओके, एंड अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए जिससे जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, जिस इशू है एंड यू वांट अस टू कवर, you can tell us that and we can take up. Alright, there is a Telegram group जहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि कौन सा सेशन कितने टाइम पर, ठीक है, और कैसे आप अटेंड कर सकते हैं, किस टॉपिक पर है, कौन से टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। वहाँ पर अलग अलग फ्री रिसोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन रहती है। साथ ही साथ इन फ्री सेशंस के साथ आपको नोट भी, तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि खाली सेशन से हमें को हेल्प नहीं मिलती, हमें नोट्स भी चाहिए, एंड देयरफॉर वी प्रोवाइड नोट्स इन PDF फॉर्मेट आल्सो फॉर सेशंस। ऑलराइट, सो without any further delay, we will start the session now. Just to confirm, you all can hear me? आप chat पे जवाब दे दीजिए हाँ या ना। Can you all hear me? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने MRP1 के बारे में पढ़ा था और हमने ये पूरी सीरीज कवर करेंगे विच इज़ इन द टूल्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। SPMBV का ये जो थ्योरी चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था MRP1 के बारे में, ठीक है, कि वो कहाँ से रिक्वायरमेंट क्या थी उसकी, कैसे वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसका क्या बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, क्या डेटा रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और फिर हमने पढ़ा था इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, और हमने ये भी देखा था कि हम कैसे आसानी से इनको याद रख सकते हैं। मैंने टेक्निक बताई थी कि कैसे आप ये फैक्टर्स, क्योंकि ये थ्योरी है, तो कैसे इनको याद रखें कि आपके एग्ज़ाम में पूरी चीज़ें लिख पाएँ। ठीक है, अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में विच इज़ फीचर्स ऑफ MRP। ठीक है, तो देखिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग तो हमें समझ आ गया कि हम लोग जो प्लानिंग करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो करेंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि हमें कौन सा मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कंपोनेंट हो, है ना, चाहे वो सब असेंबलीज हो, कौन सा मटेरियल प्रोडक्शन के किस टाइम पर चाहिए, कितना मेरे के प्लानिंग करूँ, प्लानिंग ना। तो इस तरह से हमने जैसे बोला ये एक बैकवर्ड टेक्निक है, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन शेड्यूल में आपको कब ज़रूरत पड़ेगी आप ये बैक ट्रैक करेंगे, है ना। अगर मुझे 1 मार्च 2021 को फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ चाहिए,
ठीक है, तो मैं देखूंगी कि मुझे इसके 1 महीना पहले, मतलब कि 1 फरवरी को सारे के सारे सब असेंबलीज होनी चाहिए। इस सब असेंबलीज होने के लिए मेरे पास जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बाहर से आए या फिर कंपनी के अंदर हो, या फिर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमें बनाने पड़े, ये बात जो है मेरे को 2 महीने पहले, मतलब कि 1 जनवरी और 1 दिसंबर 2020 तक सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर मुझे ये कंपोनेंट्स, ठीक है, सारे अवेलेबल हैं, तो मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज से लाने पड़ेंगे, जिनको ऑलरेडी 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज से कब पहुँचाने चाहिए? 15 नवंबर तक। ठीक है, और अगर कोई मेरे इंटरनल सोर्सेज हैं, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में सामान पड़ा है, तो वो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देखिए कि आपने सबसे पहले देखा कि फाइनली आपको रेडी। Guys, is my screen not clear to you? Is the screen blurred? क्या आप लोगों को स्क्रीन ठीक से देख रही है या स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है? आई स्टार्ट अगेन। प्लीज लेट मी नो कि अब आपको क्लैरिटी क्लियरली दिख रही है वीडियो या नहीं। तो हम बात कर रहे थे बैकवर्ड टेक्निक की। इंटरनल सोर्सेज हैं, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में सामान पड़ा है, तो वो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप देखिए कि आपने सबसे पहले देखा था कि फाइनली प्रोडक्ट आपको रेडी कब तक चाहिए, व्हाट इज़ द फाइनल डेट, है ना। और उसके बेसिस पर आपने सब असेंबली असेंबली हर चीज़ का जो शेड्यूल है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से बैकवर्ड टेक्निक से निकाला। So therefore, material requirements for each assembly and sub-assembly are determined on the basis of master production schedule, thus termed as backward technique. क्लियर है? ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने बताया कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री में, ठीक है, इन्वेंट्री अपडेटेड नहीं होगी, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको, जैसे अगर इन्वेंट्री मान लीजिए अपडेट नहीं हुआ और इसमें लिखा हुआ है कि 10 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स इज देयर, है ना। तो आप सोचेंगे अच्छा तो 10 यूनिट तो हैं ही, तो चलो 5 ही और मंगवा लेते हैं क्योंकि 15 यूनिट्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जबकि ये जो इन्वेंट्री का अपडेट स्टेटस है ये तो पुराना है। एक्चुअल में अभी तो केवल 1 यूनिट बची है रॉ मटेरियल की, राइट। तो डिलीवरी प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्शन में डिले हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसके बाद ये रॉ मटेरियल्स मंगवाएंगे जब आप देखेंगे कि मेरे पास 10 यूनिट तो है ही नहीं, केवल 1 यूनिट है, तो मुझे एक्स्ट्रा यूनिट्स मंगवानी पड़ेंगी, तो आप दोबारा ऑर्डर करेंगे अपने सप्लायर को, फिर वो देंगे, ठीक है, तो डिले होगा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई प्रोडक्शन में चेंज है ना, और वो कहते हैं कि 15 दिन पर नहीं, मुझे एटलीस्ट 25 दिन पहले चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मुझे रॉ मटेरियल 15 नहीं, देयर इज अ चेंज, 25 दिन पहले चाहिए, ठीक है, और आपको ये चीज़ अवेयर नहीं थे
and you were not aware of this change. तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है या कब मंगवाना है। इसीलिए MRP के अंदर जो हमारी अपडेटिंग है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की, दिस शुड बी डन रेगुलरली। ठीक है, कोई भी चेंज हुए प्रोडक्शन शेड्यूल में, चाहे वो न्यू ऑर्डर्स की वजह से हो, कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया उस वजह से हो, मशीन ब्रेक डाउन हो गई है, कोई हमारे पास स्क्रैप हो गया है, कोई भी इशू है, चाहे material requirement should be updated on a regular basis. The order points for each assembly and sub-assembly are determined in advance. ठीक है, मतलब मुझे क्या किस असेंबली को, किस सब असेंबली को किस टाइम पर ऑर्डर करना है, ये मैं पहले से ही डिटरमाइन कर लूँगी या कर लूँगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि कितना डिलीवरी डेट और कितना लीड टाइम होता है। मतलब प्रोडक्शन के पहले फाइनल प्रोड्यूस्ड आउटपुट के कितना पहले मुझे ये सब असेंबली चाहिए, और सब असेंबली आने में जो भी मेरा वेंडर है, वेंडर से ये सब असेंबली आने में मेरे पास डिलीवर होने में कितना टाइम लगता है। तो वेंडर जिस टाइम में आपको ये सब असेंबली आपके तक पहुंचाएगा, दैट वुड बी योर डिलीवरी टाइम, है ना। और सब असेंबली आ जाने के बाद आपको जितने दिन चाहिए कि भाई इतने दिन बाद जाके मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी योर लीड टाइम। ठीक है, तो इसीलिए ये कोशिश करने के लिए कि मटेरियल्स जो हैं तभी मिलें जब हमारे को नीड है, जब ये प्रोडक्शन के में काम आएंगे। क्यों? इससे क्या होगा, इससे इन्वेंट्री का कॉस्ट मेरा बहुत कम हो जाएगा, मुझे स्टोरेज नहीं बढ़ाना पड़ेगा, है ना। वो जस्ट इन टाइम आ जाएंगे, जस्ट इन टाइम टेक्निक होती है। जस्ट इन टाइम मतलब जब ज़रूरत है बिल्कुल तभी आपके पास मटेरियल्स आ जाए। तो इस तरह से, इस एस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होंगी ना, आपको मटेरियल ज़रूरत से ज़्यादा पहले मंगवा के पे करना पड़ेगा, ना उसको स्टोरेज के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MRP। आगे बात करें, जैसा कि मैंने बताया जस्ट इन टाइम मतलब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों केवल उतना सेफ्टी स्टॉक हम मेंटेन करेंगे, केवल बहुत ही लिमिटेड, ताकि कोई भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी है तो वो हम मेंटेन कर पाएँ, बट उससे ज़्यादा नहीं। okay? और कॉन्स्टेंटली चेक भी करना चाहिए कि ऑर्डर्स हमारे जो हैं वो रिसीव हुए हैं, ऑर्डर हुए हैं या नहीं। नहीं तो क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जस्ट इन टाइम टेक्निक पे कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमने टाइम पे ऑर्डर नहीं किया होगा तो हमको मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे नहीं तो पूरा प्रोडक्शन शेड्यूल हमारा डिले हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कि कभी ऑर्डर करने में कोई डिले हो भी गया, तो फाइनली इस डिले को कंपेंसेट कर लेना चाहिए कि अगर 2 दिन लेट मैंने ऑर्डर किया है तो मैं कुछ भी इमरजेंसी मेजर्स लेके ये स्पीड अप कर लूँ। एक्सपेडाइटेड मतलब स्पीड अप कर लूँ ऑर्डर्स का रिसीव होना। ठीक है, तो फॉरवर्ड प्लानिंग टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड इज़ ऑल्सो मेड, मतलब कि हम पहले से सोच के रखें। हमें पता है कि अक्टूबर में अगर जिस सप्लायर से, जिस वेंडर से मैं सामान मंगवाती हूँ वो अक्टूबर में दिवाली की वजह से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं सितंबर में ही, इन दिस केस में सितंबर में ही पहले ही ये मटेरियल्स मंगवा लूँगी, या फिर मैं ऑल्टरनेट सप्लायर ढूंढ लूँगी। ठीक है ना, बट मुझे ये जो प्लानिंग है कि मुझे ऑल्टरनेट सप्लायर से लेना है या फिर क्या मुझे पहले मंगवा के उसको स्टोर करना है, ये जो भी सॉल्यूशन है ये मैं पहले ही फ्यूचर में, मतलब फोरकास्ट, फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करके फॉरवर्ड प्लानिंग के थ्रू इसको फाइनलाइज कर लूँगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि MRP जो है वो काम कैसे करता है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ऑपरेशन फॉर MRP 1। ठीक है, MRP की बात कर रहे हैं हम लोग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की। देखिए अब हम गाइस अभी तक हम लोगों ने फीचर्स डिस्कस करे हैं। फीचर्स सबको क्लियर है? फीचर्स वाला पार्ट सब तक सबको क्लियर है ठीक से?
कि उसका पॉइंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, या क्या उसके फीचर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमको डिटरमाइन करने में। देखिए अगर आप लोग चैट पे बता देंगे कि कितना क्लैरिटी हो रहा है तो उससे आसानी रहेगी, बिकॉज आई कैन ऑल्सो कंटिन्यू टीचिंग दैट वे ओनली। ऑलराइट, परफेक्ट। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ ऑपरेशन कि एमआरपी किस तरह से काम करता है उसको। ओके तो देखिए एमआरपी जो है वो क्या करता है कि वो कंसोलिडेट करता है, ठीक है। एमआरपी कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट मतलब मिला के प्रॉपरली उसको एनालाइज करके यूटिलाइज करता है। किस चीज को? जो हमारी फर्म के रिक्वायरमेंट्स हैं और जो प्रेडिक्टेड प्रोडक्शन टारगेट्स हैं, ठीक है। मतलब कितने ऑर्डर्स नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आएंगे। अगर अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नेक्स्ट 3 मंथ्स में मान लीजिए कौन कौन से ऑर्डर मेरे पास आएंगे और इन ऑर्डर के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एमआरपी सिस्टम्स कंसोलिडेट द फर्म एंड प्रेडिक्टेड प्रोडक्शन टारगेट्स। अब उनको पता चल गया कि कितने प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होंगे या कितना हमको क्या क्या ऑर्डर मिल सकते हैं, तो क्या हमें बनाना पड़ेगा। इसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि इन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए, इन प्रोडक्शन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, राइट। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की ही बात कर रहे हैं, तो फिर प्रोडक्शन टारगेट्स के बेसिस पर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। चाहे वो प्रोडक्ट मतलब ये अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट्स के लिए डायरेक्टली इतने रॉ मटेरियल और इतने टाइम लगेगा ये प्रोक्योर करने में, बनाने में, ठीक है। तो जब हमें मटेरियल का रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा उसके बाद एमआरपी में जब आपको मटेरियल का रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा तो फिर आप करेंगे कि कितने रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। अवेलेबल मतलब कितने रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स हमारे पास इन्वेंट्री में ऑलरेडी हैं, वर्सेस मुझे कितने और रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स मंगवाने हैं, और अगर मुझे ये सप्लायर से मंगवाने हैं तो कितना टाइम लगेगा। टाइम मतलब एक तो हो गया कि डिलीवरी टाइम, ठीक है ना, कि जब मैं ऑर्डर करूंगी वहां से लेके मेरे पास कितने टाइम तक आएगा। और दूसरा लीड टाइम, मतलब अगर प्रोडक्ट मुझे नवंबर में बना हुआ चाहिए तो उसके पहले कितना टाइम है कि रॉ मटेरियल मुझे मिल जाए अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ओके तो देखिए मेथड ऑफ ऑपरेशन में जो इंफॉर्मेशन एमआरपी प्रोवाइड करता है वो क्या क्या होता है। ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स मतलब कि कितना डिमांड है हमारे कंपोनेंट्स का, असेंबली का, चाहे वो कस्टमर ऑर्डर्स हो या फिर फोरकास्ट हो। जो ऑर्डर आ चुके हैं उसको इंक्लूड करके अलोंग विद जो फोरकास्ट होगा कि हमारे हिसाब से नेक्स्ट 3 मंथ्स में इतना सामान आएगा, उसको भी देखकर। ओके सो दिस इज क्रॉस रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज शेड्यूल्ड रिसीट्स। शेड्यूल्ड रिसीट्स का क्या मतलब हुआ? जैसा मैंने बताया, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स एंड द क्वांटिटीज ऑफ शॉप और परचेज ऑर्डर्स, कि परचेज ऑर्डर्स कितने आ सकते हैं, कितने आ चुके हैं, या मुझे उनमें किस टाइम पर डिलीवर करना है, कब प्रोडक्ट प्रोड्यूस आइटम्स होने चाहिए मेरे पास, कितनी क्वांटिटीज में होने चाहिए, ये सब कुछ। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस। इसमें आता है इन्वेंट्री का, कि हर पीरियड के बाद, ठीक है ना, कितना इन्वेंट्री बचेगा रॉ मटेरियल्स का या जो कंपोनेंट्स मेरे पास हैं वो। ये कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस माइनस रिसीट प्लस रिसीट्स माइनस इश्यूज। मतलब जितने लोगों को हम सामान दे चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना था और उसमें कितने ऐड हुए मटेरियल्स, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में आप मटेरियल्स ऐड कर लेंगे जो नए आए हैं, और उसमें से जो जो उसमें से यूटिलाइज हो चुके हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका मिल जाएगा प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस। Finally, you have planned order release. मतलब the order quantities required to ensure that the projected available balance does not drop below zero at any preset safety level. आपको ध्यान रखना है अपनी safety level का भी, ठीक है ना। तो इसलिए planned order release में ये होता है कि आप ये इंश्योर करते हैं कि जितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है
सेफ्टी लेवल बनाने के लिए वो हमेशा अवेलेबल हो, इवन आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर द फाइनल प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट MRP 1। MRP 1 को हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब देखिए MRP 1 में जब हम लोग बात करते थे तो हमने केवल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि कई जगह ऐसा होता था कि जो अगर हमारी जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ा तो हमारी जैसे जैसे नीड्स बढ़ी कि हम लोगों ने इवेंचुअली मार्केटिंग या दूसरी फील्ड्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरी जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे हमारे को ज़्यादा फोकस बेटर मिलने लगे, ठीक है। सेल्स का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो खाली मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो MRP 1 बनाया गया था दैट वाज नॉट इनफ। तब हमें ये रिक्वायरमेंट लगी कि दिस टूल इज नॉट इनफ टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि और टीम्स का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हो गया। तो फिर आया जो इवॉल्व होके प्रोसेस, दैट इज मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। ओके, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि पहले हम बात कर रहे थे कि मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल रिसोर्स के हिसाब से कि कितने रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड होगा। आप लोगों को सबको क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर दीजिएगा या फिर चार्ट पर लिख दीजिएगा। सो MRP 2 क्या है? MRP 2 इज अ मेथड फॉर द इफेक्टिव प्लानिंग, मतलब हम अच्छे से प्लानिंग करें किस चीज की, ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए बात है रिसोर्सेज की ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी बेटर प्लानिंग की बात हो रही है, ना सिर्फ खाली रॉ मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से रिक्वायर्ड सामान की। ओके, एंड MRP 2 is an evolution over MRP 1 because it addresses operational planning and financial planning, ठीक है। जैसे ऑपरेशनल प्लानिंग तो आप बोलेंगे MRP 1 में भी थी, लेकिन MRP 2 is a step above it because it includes your financial planning also, ठीक है। ऐसे लॉजिकल वे में सोचेंगे ना तो याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में लिखने में। तो MRP 2 जो होता है हमारा, इट यूटिलाइजेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, है तो ये सारे ऑटोमेटेड ही है ना, चाहे MRP 1 हो चाहे MRP 2 हो, ये भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते हैं। किस लिए? दिस कोऑर्डिनेट्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग से। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को प्लान करेंगे, ठीक है। फिर पार्ट्स का देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं, परचेज करना है या नहीं, कितना इन्वेंट्री है, ठीक है, कितना मुझे मेंटेन करना है इन्वेंट्री का सामान, कितना सामान ऑलरेडी है, सो इन्वेंट्री कंट्रोल। फाइनली मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल प्रोसेस होता है आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ तक जाना है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस चैनल के थ्रू भेजना है ताकि कस्टमर के पास ठीक से जाए और कॉस्ट ज़्यादा ना हो। All these processes are coordinated using the software applications in MRP 2. अब MRP 2 में वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो होते हैं जैसा मैंने बताया उन सब को भी हम लिंक करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ठीक है। जैसे सबसे पहला हो गया बिजनेस प्लानिंग। तो ना सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग ही नहीं देख रहे हैं, आप बिजनेस प्लानिंग को देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर किस हिसाब से करें या किस हिसाब से मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करूं कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो। ये होल कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। तो फिर बिजनेस प्लानिंग मतलब कि हम लोग ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशंस का बात करें बल्कि पूरे बिजनेस के प्रॉफिट की भी बात करें, ठीक है। सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग, जैसा कि डिस्कवर्स की कितना फोरकास्ट है, कितनी सेल्स ऑलरेडी हो रही है या हिस्टोरिकली कितना सेल्स के प्रेडिक्टेड टारगेट्स या ऑर्डर्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। एंड ऑपरेशंस प्लानिंग तो इट इंक्लूड्स ऑल द ऑपरेशनल टास्क, सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा के काम। नेक्स्ट इज डिमांड मैनेजमेंट। अगेन डिमांड मैनेजमेंट
आपके हिस्टोरिकली देखकर आप बताएंगे कि कितना डिमांड आ सकता है. सो दिस इज दैट पार्ट. प्रोडक्शन प्लानिंग, ये वही है जो हम लोगों ने मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल की बात की थी. ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से रिसोर्सेज या मटेरियल्स रिक्वायर्ड कब होंगे. ऑलराइट. मास्टर शेड्यूलिंग, सो सेम, चाहे प्रोडक्शन प्लानिंग की बात कीजिए, मास्टर शेड्यूलिंग की, दे आर रिलेटेड. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. ओके, जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, कितना प्रोडक्शन कब करना है, किस हिसाब से करना है, आपके पास प्रोडक्शन का ओवरऑल शेड्यूल हो जाएगा कि मुझे कौन सा रिसोर्स किस लीड टाइम पर कितने टाइम पर चाहिए. फाइनली आप उसके हिसाब से अपने मटेरियल का रिक्वायरमेंट देख लेंगे. ठीक है. सो MRP1 जो है इस तरह से MRP2 का एक पार्ट बन जाता है. फाइनली कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग. कैपेसिटी रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज रखने हैं अपने पास, तो मैं कैसे उनको स्टोर करूँगी. ठीक है, कितनी कैपेसिटी है मेरे पास और कैसे मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है इनको स्टोर करने के लिए. फाइनली एग्जीक्यूशन सपोर्ट सिस्टम्स फॉर कैपेसिटी एंड मटेरियल. आपने सारा प्लान तो कर लिया, सारी चीज़ें सोच ली कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन फाइनली आपको यू नीड टू एग्जीक्यूट दीज टास्क. ठीक है, खाली प्लानिंग से काम नहीं हो जाएगा. प्लानिंग इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट फाइनल एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है. अगर एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं होगा तो जो सारे इनिशियल स्टेप्स थे प्लानिंग वाले, वो सब वेस्ट जाएंगे. ठीक है. सो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जनरली लाइफ में भी याद रखिएगा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग केस स्टडीज पढ़ेंगे बिजनेस की कि कैसे वेरी वेल प्लान्ड, बहुत अच्छे अच्छे वेल प्लान प्रोजेक्ट्स भी गो टू वेस्ट बिकॉज देयर एग्जीक्यूशन वाज नॉट टेकन केयर ऑफ प्रॉपर्ली. ऑलराइट. सो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द वैरायटी ऑफ फंक्शंस व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर इन MRP2 and how MRP1, जैसे कि material requirement planning, is a part of MRP2 itself. Okay. Alright. So MRP1 में भी हमने पढ़ा था कि जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन की, जो जो हमारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हर स्टेज पर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा. हर स्टेज पर हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा और इससे हमारी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि दिस आल्सो इंक्लूड्स योर फाइनेंशियल प्लानिंग. सो लेट्स सी. जब हम बिजनेस प्लानिंग के थ्रू करेंगे तो हमें ऑब्वियसली बहुत क्लियर है ये क्या मिल जाएगा, बिजनेस प्लान. ठीक है. आप जब प्लानिंग करेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा ना जो ओवरऑल प्लान देगा. सो देयरफॉर द आउटपुट फ्रॉम द स्टेप ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज योर बिजनेस प्लान. देन जब आप सेल्स की बात करेंगे या डिमांड की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परचेज कमिटमेंट रिपोर्ट. ठीक है. बिजनेसेस में ऐसा किया जाता है, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आप क्या अगले 1 साल भी हमारे साथ बिजनेस करोगे, ताकि आपको ओवरऑल रिपोर्ट मिल जाए, एक ऐसा आउटपुट मिल जाए इन दोनों एक्टिविटीज के थ्रू कि आपको पता है कि ठीक है कितना परचेज मेरा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, वीक्स या ईयर्स में होगा, जिस भी ड्यूरेशन में आप कर रहे हैं. Yes, Sandeep, we do have online classes on SPM also. ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं सत्यम, if you can respond to the query and give him the contact number. Next is shipping budget की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, shipping budget कैसे आएगा, जब हम बात करेंगे कि कितना मेरे को प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, कितना मुझे ओवरऑल, मैंने कहा था इसमें हम लोग बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, है ना. ओवरऑल एक फाइनेंशियल प्लानिंग को भी हम इम्प्रूव करते हैं इसमें. सो देयरफॉर शिपिंग बजट हम कंसिडर करेंगे कि कौन से चैनल्स, कौन से मीडियम के थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट आइटम्स सेंड करूं, ताकि मेरा बजट मतलब एक ऑप्टिमम कॉस्ट में हो जाए. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑपरेशंस रिलेटेड सब्जेक्ट, नो, एनी ऑपरेशन एस्पेक्ट, the cost that you look forward to is optimum cost. I am sure आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. ऑप्टिमल कॉन्सेप्ट मतलब कम से कम पैसे में बेस्ट आउटपुट. ठीक है, एक होता है कि बस मैं चीपेस्ट ऑप्शन के पास जाऊं.
ठीक है, उसमें आउटपुट या क्वालिटी या स्पीड का कंसिडरेशन नहीं ले पाते हैं। एक होता है कि मैं एकदम सबसे महंगे वाले पे चली जाऊं, ताकि या मैं कॉस्ट को देखूं ही नहीं, लेकिन मैं इंश्योर करूं कि मेरी क्वालिटी, स्पीड, राइट, ये सारी चीजें बहुत मेंटेन हो, हाई हो। तो उसमें क्या होगा कि उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका कॉस्ट एक्सॉर्बिटेंटली हाई चला जाए, इतना ज्यादा हाई चला जाए कॉस्ट कि आप लोगों को बिजनेस में लॉस होने लगे। ठीक है, बट ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशंस में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिमल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ना सिर्फ मेरी कॉस्ट मेंटेन कम रहे, मेंटेन मतलब एक एक लेवल तक ही हो कॉस्ट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और स्पीड और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैं क्वालिटी मेंटेन करूं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन करूं, चाहे वो डिलीवरी स्पीड्स में हो, ऑर्डर फुलफिलमेंट में हो, या किसी में भी, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग कॉस्ट। दिस इज द ऑप्टिमम कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम लोग शिपिंग बजट हमारा निकल आ जाता है इन सारे प्रोसेसेस के बाद। आउटपुट फाइनली इन्वेंट्री प्रोजेक्शंस। जब हम लोग मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे इन्वेंट्री प्रोजेक्शंस होना। इस तरह से दीज आर सम ऑफ द आउटपुट्स जो कि इन विच आर यू रिसीव दीज आउटपुट्स, आपको ये आउटपुट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, एमआरपी में ये होता है। तो जब हम एमआरपी 2 के इंटरफेसेस की बात कर रहे हैं, दिस इज एमआरपी 2, इसमें जो अलग अलग इंटरफेस हैं, मतलब क्या है कि MRP2 talks about not just operational planning but also product interface। ठीक है, प्रोडक्शन को देखता है, अकाउंटिंग को देखता है, अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखता है, यही हमने किया ना, इसमें प्रोडक्शन तो देख ही रहे हैं, फाइनेंशियल भी देख रहे हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड एंड overall sales management, so we are also talking about which function? I think you all know, marketing function। ठीक है, तो MRP2 में वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री इंटरफेसेस, वेदर इट इज प्रोडक्शन, अकाउंटिंग और मार्केटिंग। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कैसे ERP इज अन इवन फर्दर इवन एडवांस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट ERP हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, उसके पहले हम बात कर लेते हैं वेरी क्विकली एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ MRP2। हम लोग मतलब क्या कि MRP2 के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड होंगे। सो डिमांड फोरकास्ट हमने पता चल गया कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने ऑर्डर्स फ्यूचर में मेरे पास आएंगे। प्रोडक्शन प्लानिंग, ये भी मैंने समझा ही दिया है, विच कन्वर्ट्स द डिमांड फोरकास्ट इनटू अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, कि मुझे प्रोडक्शन के लिए अगर इतना डिमांड होगा ऑर्डर्स का, तो इनके प्रोडक्शन के लिए कितना आउटपुट रिक्वायरमेंट होगा, और प्रोडक्शन प्रोग्राम, फाइनली मेरा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होगा। ओके, नेक्स्ट रिसोर्स प्लानिंग। जब मेरे पास मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल निकल आएगा तो मैं क्या कहूँगी कि कितने मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, बॉट एंड कंपोनेंट्स हो, सब असेंबलीज हो, मुझे रिक्वायर्ड होंगी ओवरऑल प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फाइनली जो भी कैपेसिटी है मेरे पास स्टोरेज की, चाहे फाइनल प्रोड्यूस्ड गुड्स हो या फिर रॉ मटेरियल्स हो, कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है या कितनी कैपेसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोडक्शन जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, या क्या मैं और ऑर्डर्स को, बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट मार्केटिंग एंड सेल्स आल्सो, राइट, तो क्या मैं अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा सकती हूँ कि मैं और ऑर्डर्स जनरेट कर पाऊँ, क्या मैं उनको फुलफिल कर पाऊंगी। ठीक है, सो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, देन मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, जो इन सब चीजों के से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग देख लेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग देख लेंगे, रिसोर्स प्लानिंग देख लेंगे, और रफ कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस कर देंगे। तो इसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, इससे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 4 पॉइंट्स जब आपको याद रहेंगे ना, तो फर्स्ट 4 पॉइंट से अपने आप 5th पॉइंट आपको समझ आ जाएगा कि इनका आउटपुट फाइनल तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल ही होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
नेक्स्ट इज बिल ऑफ मटेरियल. बिल्स ऑफ मटेरियल क्या? Storage of basic data for defining products, that is list of the component and material required to produce end product or assembly. देखिए, जब मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मिल जाएगा आपको, तो आपको पता है कि आपको कितने प्रोडक्ट्स चाहिए, किस टाइम पर चाहिए, ठीक है, और इस हिसाब से आप बना सकते हैं कि कब मुझे कौन से मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स ऑर्डर करने हैं. सो दिस विल गिव यू अ बिल ऑफ मटेरियल ओवरऑल आपके प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से. ओके, इंक्लूडिंग दीज बोथ मिलके जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. यही करते थे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग में ना, कि हम लोग देखते थे कि हमारा क्या प्रोडक्शन शेड्यूल है और हम उसका रिक्वायरमेंट्स निकाल लेते थे. सो देयरफॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो नेक्स्ट एसेंशियल आइटम हो जाएगा, that will include, it determines component and material requirement on the basis of information from the master production schedule and the purchase and inventory control function. कितना सामान मुझे चाहिए, मंगवाना पड़ेगा, कितना है मेरे पास, कितने ऑर्डर्स हैं फुलफिलमेंट के लिए, कितना सामान चाहिए. वही सेम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार ही क्लियर हो जाए ना, आप ये सारी चीजें आराम से लिख सकते हैं. और ना ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए या इस टॉपिक के लिए नहीं, दिस इज वैलिड ऑल थ्रू. व्हेन यू हैव योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, तो बहुत आसानी से आप उसके एडवांस एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, चाहे एग्जाम में कुछ भी पढ़ा हो. ठीक है. नेक्स्ट इज डिटेल्ड मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान. अब देखिए ये कितना रिलेटेबल है, क्योंकि हम ये सारी चीजें ऑलरेडी, जब हम लोगों ने ये सारे फंक्शंस पढ़े थे तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये सारी चीजें, है ना. तो यहाँ तक अब हमारा कवर हो चुका है. तो क्या होगा नेक्स्ट? कैपेसिटी रिक्वायरमेंट. सो डिटेल्ड मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान. इसमें क्या हो गया कि फाइनली वी हैव डिटेल्ड शेड्यूल फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड कैपेसिटी एज डिराइव फ्रॉम द, जो हमारे पहले वाले प्रोसेसेस थे उनसे हमें जो पता चल जाएगा कि कितना मेरे को किस टाइम पर कितना मटेरियल एंड कैपेसिटी के लिए मुझे काम करना है. ओके. फाइनली शॉप एंड परचेज ऑर्डर रिलीज, जिससे आपका प्रोडक्शन एंड परचेजिंग जो है स्टार्ट होगा प्रोसेस. जब आपके पास ऑर्डर रिलीज आ जाएगा, पीओ बोलते हैं परचेज ऑर्डर. पीओ इज अ स्टेटमेंट, इज अ सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, परचेज ऑर्डर, जिसमें जो कंपनी है आपकी, जो कस्टमर है, वो बताते हैं कि ओके आई वांट 100 यूनिट्स ऑफ आइटम ए बाय, जैसे डिलीवरी डेट मान लीजिए बाय मार्च ऑफ 2021. ठीक है. एंड आई विल पे 20% इन एडवांस और 100% इन एडवांस. पीओ परचेज ऑर्डर शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट कवर्ड होता है कि परचेज ऑर्डर, ताकि जो भी हमारा बिजनेस है दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ठीक है. उनको कुछ ना कुछ तो एडवांस में चाहिए, पैसे हो या एटलीस्ट एक रिटर्न कमिटमेंट. ओके. सो परचेज ऑर्डर आ गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, आपको पता चल गया. तो फिर क्या करेंगे? अब जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है तो फिर हमें शॉप फ्लोर कंट्रोल मेंटेन करना है ना. ये सारी चीजें कोई ऐसा तो सुपरवाइज करने वाला होना चाहिए ना, जो इंश्योर करे कि हमारा प्लान एज पर प्लान चलता रहे, हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग, जो इन्वेंट्रीज है वो मेंटेन रहे, डॉक्यूमेंट्स आर आल्सो मेंटेन्ड. कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्वेंट्री यूज करे जा रहे हैं और फाइनली हम उसको अपडेट ही नहीं कर रहे, तो आगे दिक्कत हो जाएगी, है ना. तो शॉप फ्लोर कंट्रोल विच मॉनिटर्स प्रोडक्शन अगेंस्ट प्लान, इंश्योर्स कि वो टाइम पर हो, एंड enables master production schedule, ठीक है, टू बी अपडेटेड. उसको अपडेट करना भी जरूरी होता है. सो दिस मॉनिटर्स अगेंस्ट प्रोडक्शन. शॉप फ्लोर कंट्रोल मतलब प्रोडक्शन देखेगा और शेड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं या नहीं ये देखेगा. एंड परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल देखेगा कि हमारे जो क्या मॉनिटर करेगा. दिस इज ऑल्सो मॉनिटरिंग, राइट. कंट्रोल की बात करते हैं जब भी, दैट मीन्स इट इज मॉनिटरिंग समथिंग. तो ये क्या मॉनिटर करेगा? परचेजिंग अगेंस्ट द मटेरियल प्लान्स. जिस हिसाब से हमें परचेज, हमने यहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज में, सॉरी, इन सारी एक्टिविटीज में हमने डिटरमाइन करा कि हमारा क्या परचेज शेड्यूल है, कब मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए होगा, तो क्या वो हम ऑर्डर कर रहे हैं, राइट. क्या मैं वो इन्वेंट्री ऑर्डर कर रही हूँ टाइम से, क्या मेरे इन्वेंट्री के सेफ्टी नेट्स मेंटेन्ड हैं. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर taken care of in purchase and inventory control.
अभी तक क्या कुछ भी डाउट है? आई नो कि ये थ्योरी पार्ट है, आप लोगों को लगेगा कि काफी मुश्किल होता है थ्योरी पढ़ना या याद रखना, लेकिन जब आप समझ के पढ़ते हैं ना तो ये चीजें आप खुद लिख पाएंगे. सो इज इट क्लियर टिल नाउ? पढ़ने में ठीक लगा? कोई दिक्कत तो नहीं आई? ओके परफेक्ट. सो देन नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ईआरपी की पढ़ाई. या ईआरपी थोड़ा ज़्यादा लंबा एस्पेक्ट है एमआरपी 1 वर्सेस एमआरपी 2 से, ठीक है? क्योंकि दिस इज एन ओवरऑल प्रोसेस. इसमें हम पूरे एंटरप्राइज लेवल पे रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ना सिर्फ एमआरपी 2 की तरह मटेरियल रिसोर्स पर. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी नाउ. या अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे सेशन चाहिए, इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक किसी और प्रोफेसर से किसी और सब्जेक्ट के, तो यू कैन आस्क नाउ. अदरवाइज आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन. गाइस अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है. जो फ्री सेशन चाहिए आप बता सकते हैं चैट पे. जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा उस पे एडिशनल एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, चैट पे बता सकते हैं. ऑल क्लासेस अवेलेबल फॉर एसपीएम. यस रियलमी प्रो. आज की क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, डोंट वरी. इसका सेशन का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा आपको. फेसबुक पे होगा अभी ऑलरेडी, या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा. अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल या फिर ये फेस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले एसपीएम ये सीएमए फाइनल का, तो यू कैन इजीली गेट ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या फिर पीडीएफ नोट्स. सारी classes are available for SPM, yes. With Superprofs you can call and get enrolled. फ्री लेक्चर्स में हम कुछ कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री लेक्चर्स में इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर द कंप्लीट कोर्स. Cost and management audit lectures about important CAS for exams. अच्छा, this is the topic that you want us to cover. Satyam, if you can make a note. uh, AB22 is asking for cost and management audit lectures, and topic is important CAS for exams. All right, perfect. कोई और क्वेश्चन या डाउट? कोई और रिक्वेस्ट कोर्स की, किसी फ्री सेशन की? ऑल राइट. वैसे आप लोग सब लोग अभी दिसंबर के एग्जाम देंगे? कब प्लान कर रहे हैं एग्जाम देना, दिसंबर में या फिर 2021 जून? एग्जाम देने का सोच ही नहीं रहे क्या? चलिए कोई बात नहीं. बिपिन, आई थिंक मुझे आपकी क्वेरी समझ नहीं आ रही है. सो यू कैन, इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज क्लासेस फ्रॉम सुपरप्रॉफ्स, you can write to support at superprofs and जो भी queries हैं they can help. Okay. दिसंबर में? ओके, दिसंबर में तो अभी पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए, अभी काफी टाइम है. यू कैन स्टडी एंड अच्छा रहेगा इस बार अगर एग्जाम्स दे देंगे. पास होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कई लोग होंगे जो एग्जाम अटेम्प्ट इस बार स्किप करेंगे. तो बेटर होगा कि एग्जाम तो दे ही दीजिए.
अच्छा, बाय द वे सुपर प्रॉप्स ने अभी स्टार्ट करा है ये गारंटी, पास गारंटी वाले कोर्सेज। तो आई थिंक इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज फ्रॉम एनीवेयर, एक बारी पहले आप लोग कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, सुपर प्रॉप से इंक्वायर कर लीजिएगा। बिकॉज उसमें क्या है कि एक तरह से पास गारंटी मिल रही है कि आप लोग पास कर ही जाएंगे सुपर प्रॉप से पढ़ के। अदरवाइज इन केस कई बार होता है कि पास रेट कम रहता है, तो अगर आप पास नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते अपना वो एग्जाम लेवल, तो फिर सुपर प्रॉप्स विल रिफंड योर फीस बैक। सो सत्यम, इफ यू कैन शेयर द ब्लॉग पोस्ट, सो आई थिंक दैट माइट हेल्प यू गाइस। काफी लोगों को डर लगता है कि हम पैसा भी इन्वेस्ट करें, पढ़ाई भी करें, हमारा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, फीस भी वेस्ट हो जाएगी, राइट? सो उन चीजों को इंश्योर करने के लिए कि आपके लिए बेस्ट क्लासेस मिले आपको विदाउट एनी वरीज, राइट? ये पास गारंटी कोर्सेज हैं। ऑल राइट देन, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। फ्री सेशंस हो ही रहे हैं, आप लोग जब चाहे आके अटेंड कर सकते हैं। और प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, दिसंबर में एग्जाम्स क्लियर कर ही लीजिए, अच्छा लगेगा सबको। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।